स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रैपिड रिवीजन सीरीज। पहले तो सॉरी, मैंने बहुत दिनों से ये माइक्रोबायोलॉजी कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि मैं पैथोलॉजी पढ़ाने में थोड़ा बिजी हो गई थी। हाँ, पर अभी से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कवर करेंगे और मैंने आपको बताया है विद इन मिड जुलाई हम पूरा माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस कवर कर लेंगे। सिलेबस तो खैर नहीं, ये रैपिड रिवीजन सीरीज है। अगर आपको फुल लेंथ लेक्चर्स देखने हैं तो फिर आप जो मेरे प्लेलिस्ट पे फुल लेंथ लेक्चर के वीडियोस है वो देख सकते हैं, पर अगर आपका एग्जाम अगले 1 महीने के अंदर है तो आप ये रैपिड रिवीजन वीडियोस देख लीजिए। ये फुल लेंथ वीडियो से कुछ कम नहीं है, ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है उन वीडियो से, वो वीडियो छोटे छोटे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कम टाइम में माइक्रोबायोलॉजी पूरा सिलेबस कवर करना है। कम टाइम यानी कि 25 आवर्स के अंदर हम लोग पूरा माइक्रोबायोलॉजी खत्म कर देंगे। अगर आप 2x में देखेंगे तो आपको और कम टाइम लगेगा, अगर नहीं देख सकते कोई बात नहीं, अगर 1.5 में देख लीजिए या फिर 1 में देख लीजिए, या फिर आपको अगर ये भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है 0.75 में देख लीजिए। आप अपने पेस के हिसाब से चलिए। मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ा रही हूँ कि अगर आप 1x पे देखेंगे यानी कि नॉर्मल स्पीड पे देखेंगे तो आपका 25 आवर्स में माइक्रोबायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बहुत बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये सीएनएस का पार्ट 2 है, हम पार्ट 1 को थोड़ा रिवाइज करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? मेजरली 2 डिजीज पढ़े थे, एक था मेनिंजाइटिस, एक था टिटेनस। अब मेनिंजाइटिस कितने टाइप्स का होता है? बोलो बोलो, मेरे साथ बोलते रहो। एक होता है एक्यूट पायोजेनिक यानी कि बैक्टीरियल, एक होता है एसेप्टिक यानी कि वायरल, और एक होता है क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोक्कल हो सकता है, सिफिलिस में हो सकता है, ऐसे हमने करके एग्जांपल्स पढ़े थे। अब जो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे अकॉर्डिंग टू द पैथोजन, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग पैथोजन मेनली कॉज करता है। जैसे कि एकदम नियोनेट्स में क्या था? ट्रिक, बेल, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोक्कस, इकोलाई, लिस्टीरिया, ऐसा था। एकदम ओल्ड एज में भी लिस्टीरिया था, लिस्टीरिया के साथ एक और क्या था? स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया। और अगर नियोनेट्स में कहोगे तो क्या कहोगे? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोक्कस यानी कि स्ट्रेप्टोकोक्कस ए गैलेक्सी। अगर आपको स्ट्रेप्टोकोक्कस में कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये सीरीज खत्म होने के बाद एक वीडियो बना दूंगी। हाँ, एक जूनियर ने मैसेज किया था हिमोलाइसिस या फिर हिमोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर करके एक वीडियो बनाने को बना दूंगी। पहले ये सीरीज पढ़ लो, क्योंकि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया है ना मिड जुलाई तक इसे खत्म करने का, तो इसको पहले पढ़ लो। उसके बाद जो भी आपको डाउट्स है, मैं हर एक डाउट को पकड़ पकड़ के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और ऐसे एक्सप्लेन करूंगी तुम हवा उड़ा दोगे, तुम भूल भी नहीं पाओगे। चलो, और क्या पढ़ा था उसके बाद? मेनिंजाइटिस में पढ़ा था उसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में वेरियस टेस्ट देखे थे, ग्राम स्टेनिंग था, जैसे कि एक बैक्टीरिया था ऐसे एक कैरम शेप्ड कॉलोनी फॉर्म करता था, एक बैक्टीरिया था ऐसे लैंसुलेट था यानी कि लेंस की तरह शेप का था, एक बैक्टीरिया था ग्राम पॉजिटिव कॉक्काई अरेंज्ड इन चेन स्ट्रेप्टोकोक्कस था, एक बैक्टीरिया था ऐसे कि आरा तेरा कोई सा भी शेप इरेगुलर लिस्टेरिया था, एक बैक्टीरिया था जो कि चॉकलेट आकार में ग्रो करता था, कौन सा था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा था। ऐसे करके आपको रिवाइज करते जाना है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने उसके बाद पढ़ा था टिटेनस। मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा फालतू में। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पिछले वाला लेक्चर देख के उसके बाद ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था टिटेनस। इसके अलावा हमने पढ़ा था टिटेनस। अब टिटेनस क्यों होता था? किस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ये रॉबर्टसन क्रूक मीडिया में ग्रो करता है, ये दोनों टाइप का टॉक्सिन रिलीज करता है, एक होता है टिटेनोस्पाज्मिन, एक होता है टिटेनोलाइसिन। अब ये जो टिटेनोलाइसिन है ये ऑक्सीजन लेबाइल होता है और टिटेनोस्पाज्मिन ऑक्सीजन स्टेबल होता है, बाकी दोनों ही हीट लेबाइल होते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि ये जो टिटेनोस्पाज्मिन है ये ही रिस्पांसिबल है टिटेनस करने के लिए, क्योंकि ये स्पैज्म करवा देता है। कैसे करवाता है? पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको वहां पे डिस्क्राइब किया था, आप दोबारा से देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसको रटना है, वही एग्जाम में आए तो वही लिखना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे तो नहीं, खैर हमारे यूनिवर्सिटी में देते नहीं है पूरे नंबर, पर बहुत नंबर मिल जाएगा वो करोगे तो। इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? उसके लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में पता था, याद है ना? कुछ ऐसे ड्रम स्टिक, ऐसे टेनिस रैकेट शेप, ऐसे कुछ हमने कुछ पढ़ा था। इसके आगे हमने पढ़ा था कि स्वार्मिंग ग्रोथ शो करता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। इसके अलावा हमने पढ़ा था उसके प्रिवेंशन के बारे में, उसके वैक्सीन के बारे में, और फिर इंजुरी के बेसिस पे उसके ट्रीटमेंट के बारे में ऐसे पढ़ा था ना। कैटेगरी ए अगर नहीं देखा तो समझ नहीं आएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगी दोबारा से कि वो देख के आओ, और अगर देखा है तो फिर समझ आ जाएगा कि कैटेगरी ए में एक था, कैटेगरी बी एक और था। कैटेगरी ए कौन सा था? 5 साल के अंदर अगर टीडीटी लिया है। कैटेगरी बी कौन था? 5 से 10 साल के अंदर अगर लिया है। कैटेगरी सी कौन था? 10 साल से पहले लिया है। कैटेगरी डी कौन सा था? जो कि स्टेटस अननोन है और फिर आपको नहीं पता कि लिया है कि नहीं लिया है। इसके हिसाब से अगर दोबारा से ऐसे कोई इंजरी आएगी तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है, एक बार था टीडीटी और एक साथ था उसके बाद अगर कैटेगरी है तो अलग ट्रीटमेंट, बी में आया अलग ट्रीटमेंट, सी में आया अलग ट्रीटमेंट, डी में आया अलग ट्रीटमेंट, ए में कोई ट्रीटमेंट ऐसे सिंपल कट और कॉम्प्लेक्स वुंड के हिसाब से हमने ऐसे डिवाइड किया था। 8 टाइप के थे, वो पढ़ना था। ठीक है, सिंपल कट हो तो कोई नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स वुंड हो तो टीडीटी चलेगा कैटेगरी ए में, ऐसे करके आपको रिवाइज करवाना है। ठीक है, रिवाइज करना है, सॉरी। हाँ, तो अभी हम लोग ये लेक्चर शुरू करते हैं फाइनली। देखिए, पहले मैं आपको इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेनिंजाइटिस के बारे में थोड़े से कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगी। मोस्ट केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक एंड क्लियर व्हिच इज वेरी कॉमन। इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? आइसबर्ग फिनोमेनन। और इसके अलावा ये मैं आपको जब जापानीज एन्सेफेलाइटिस पढ़ाऊंगी उसमें टिपिकल आइसबर्ग फिनोमेनन दिखता है, मैं समझा दूंगी, इसी लेक्चर में है वो। इसके आगे हमने पढ़ा पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के 3 जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। एक स्टूडेंट ने, एक जूनियर ने शायद मुझे
बताया था कि दीदी आपने नेक रिजिडिटी के बारे में मेंशन नहीं किया, शायद मैं भूल गई या फिर शायद किया होगा, पता नहीं, पर मैं यहाँ कर देती हूँ। एक था फीवर, एक था नेक रिजिडिटी और एक था पार्ट्यूरिक रैश ड्यू टू एंडोटॉक्सिन। ओके, इसके आगे था वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। ये मैं शायद छूट गए पिछले लेक्चर में, पर ये याद रखना कि मेनिंजाइटिस का लेटर कॉम्प्लिकेशन वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम हो सकता है, विच इज बायलैटरल एड्रेनल ग्लैंड हेमरेज। ओके, बायलैटरली एड्रेनल ग्लैंड में हेमरेज हो सकता है। इसके आगे था लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, विच इज क्रॉनिक मेनिंगोकॉक्सीमिया एंड पोस्ट मेनिंगोकोकल आर्थराइटिस, यानी कि ब्लड में मेनिंगोकॉक्सीमिया यानी कि ब्लड में मेनिंगोकोकस जो बैक्टीरिया है वो फैल जाएगा, और ये पोस्ट मेनिंगोकोकल आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ओके, इसके अलावा सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अबाउट टिटेनस, ये पढ़ा था कि ये जो ऐसे अगर बैक्टीरिया है बैसिलस होता है ना, और उसके सामने ऐसे बल्जिंग स्पोर होता है, तो ये ड्रमस्टिक अपीयरेंस होगा, तो टिटेनी में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रमस्टिक अपीयरेंस होता है बहुत ज्यादा टेंस स्ट्रक्चर है, ये वाला जो, अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा टेंस स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वो टिटेनी में होगा। और अगर हम लोग ऐसे बात करें कि ऐसे एक बैसिलस है और आगे स्पोर ऐसे ओवल शेप का है, तो ये टेनिस रैकेट फॉर्म करेगा। अब ये टेनिस रैकेट दिखता है टर्शियम में, कैसे याद रखो, ये टेनिस का टी और आर ऐसे उठा लो और यहाँ पे टर्शियम। ओके, याद रहेगा, ट्रिक बता दिया। चलो अब आज के फाइनली टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीजेस मेनली डिस्कस किए थे, इस लेक्चर में हम लोग मेनली सीएनएस के वायरल डिजीजेस डिस्कस करेंगे। कुछ डिजीजेस होंगे जो और भी सिस्टम से एसोसिएटेड होंगे, उसे मैंने यहाँ पे खींच के आके मैंने यहाँ पे पढ़ाया। जब हम लोग वो पर्टिकुलर सेगमेंट डिस्कस करेंगे दोबारा से उस सिस्टम में, तब हम उसे दोबारा से रिवाइज करेंगे। ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसे हमारा जो साइनेप्स है वो मजबूत होगा, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। देखो, माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादा पढ़ने जाओगे तो खो जाओगे, हमें कुछ ही कॉन्सेप्ट है जिसे बार बार पढ़ना है, वही मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। चलो अभी रेबीज पढ़ते हैं। रेबीज में आप सभी को पता है कि पैथोजन कौन सा है, विच इज रेबीज वायरस। एक बात याद रखो, आपको पता है कि अगर आपको रेबीज हो तो वो 100% फेटल है, रेबीज इज 100% फेटल। और क्या चीज होती है जो कि 100% फेटल होता है? अगर आपको किसी ने बंदूक से गोली मार दिया, यानी कि बुलेट से अगर इंजरी हुई तो वो 100% फेटल होता है। नहीं होता, पता है मुझे, पर हो सकता है, ऐसा है। तो बुलेट इज 100% फेटल एंड रेबीज वायरस इज बुलेट शेप। ओके, याद रहेगा। अब ये बिलोंग करता है रैप्डोविरिडी फैमिली से। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, अगर एग्जाम में रेबीज का क्वेश्चन है, वायरस ड्रॉ कर दिया तुमने, ऑफ कोर्स तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, रेबीज वायरस का डायमेंशन याद रखना है, ऐसे लंबाई में 180 नैनोमीटर और चौड़ाई में 80 नैनोमीटर। कितना आसान डिजिट है, ऐसे याद रख लोगे, 180 और 80। ठीक है, चलो अब ये जो रेबीज वायरस है मैंने आपको बताया बुलेट शेप का है, और उसके बाहर ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, यही है मेन विलेन जिसकी वजह से रेबीज फेटल होता है। और इसके साथ इसका अंदर वाला जो पार्ट है ये आरएनए वायरस होता है। मैं डीएनए वायरस, आरएनए वायरस का एक सेपरेट लेक्चर में मैं उसे डिस्कस कर दूंगी, अगर आपको नहीं पता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पर खैर, ये क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए मुझे इतना तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर रेबीज है तो वो आरएनए वायरस होगा। नहीं पता, अब सुन लो, ये आरएनए वायरस होता है जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है नेगेटिव सेंस में। इसके अलावा आप देखो, आरएनए के अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्रोटीन है, इसे कहा जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड पे जुड़ा है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आप किताब में देखोगे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, पर आपको याद बस इतना रखना है, इसका साइज, शेप, स्पाइक प्रोटीन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये 3 पॉइंट याद रख पाओगे। ठीक है, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये मेन विलेन है। कैसे मेन विलेन है? देखो, ये यहाँ पे मैंने पैथोजेनेसिस को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है, तुम बस यहाँ देखो, ये एक डॉग है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, सॉरी, डॉग लगे, गाय लगे, आई डोंट नो तुम्हें क्या लग रहा है, पर ये डॉग है, मान लो ना, डॉग है या फिर कैट है, शीप, मंकी, जैकल, कोई भी जानवर है वो मान लो। रेबीज कैसे फैलता है? यहाँ पे देखो, ब्लिक। रेबीज कैसे फैलता है आपको याद रखना है, ब्लिक। हमको ऐसे पता है कि डॉग बाइट से रेबीज फैलता है, पर डॉग बाइट के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिससे रेबीज फैल सकता है। ब्लिक को कैसे याद रखेंगे आप? बाइट, बी फॉर बाइट, एल फॉर लीक ऑन एब्रेशन। अगर आपको कहीं पे चोट लग गई और वहां पे किसी रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल ने ऐसे लीक कर दिया अपने टंग से, तो उसे हम लोग लीक ऑन एब्रेशन कहेंगे, वैसे भी रेबीज फैल सकता है। इसके अलावा इनहेलेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड बैट एरोसोल, अगर आपके आसपास कोई बैट है, यानी कि बंगाली में बादुर कहते हैं, ओके, अगर ये बैट है आसपास कोई और वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसका जो एरोसोल निकलेगा वो इनहेल करने से भी रेबीज हो सकता है। और इसके अलावा कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, ब्लिक, BLIC, ऐसे याद रखोगे। चलो, अभी इस एनिमल ने आपको काटा, ठीक है, ये इमेजिन कर लो कि तुम्हारा हाथ या फिर पैर कुछ भी है, यहाँ पे काटा, तो पहला स्टेप है वायरस इनोकुलेटेड। उसके बाद ये वायरस मसल में रेप्लिकेट करता है। उसके बाद विरियन एंटर्स इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पहले मसल से पेरिफेरल PNS में जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाय एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ये शॉर्ट फॉर्म तो पता है ना सबको, एसिटाइलकोलिन का है। उसके बाद पैसिव एसेंट वाया सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स के द्वारा, क्यों, यहाँ पे समझो, सेंसरी फाइबर्स के द्वारा ये वायरस अभी पेरिफेरल सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है। क्यों, कैसे? रेट्रोग्रेडली। कैसे? क्योंकि अगर मैं आपको, आप देखो, ये हाथ है, मैंने यहाँ पे मारा, तो ये जो सेंसरी फाइबर्स यहाँ से ये जो पेन परसीव करके ऊपर जा रहे हैं, तो सेंसरी फाइबर्स के थ्रू ही रेट्रोग्रेड मूवमेंट होगा ना। मोटर फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे यहाँ से काम करने तक कंट्रोल करते हैं, सीएनएस से काम करने तक, और सेंसरी कौन से होते हैं? सेंसेशन को लेकर सीएनएस में जाते हैं, तो ये सेंसरी फाइबर्स के थ्रू PNS से सीएनएस में जाएगा, इसलिए इसे रेट्रोग्रेड मूवमेंट कहा जाता है। कितना आसान है। उसके आगे देखो, रेप्लिकेशन इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये याद रखना है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। खैर, आपको एनाटॉमी से तो पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, पर अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दो, मैं बता दूंगी। ओके, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में रेप्लिकेट करता है। उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में रैपिडली एसेंट करता है। पहुंच गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल रूट गैंग्लियन के बाद,
तो अब ये ऊपर ब्रेन तक जाएगा। अभी 7 नंबर पॉइंट क्या है, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम सेरिबेलम एंड अदर पार्ट, ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स पे ये इन्फेक्शन करता है। और आखिरी पॉइंट है डिसेंडिंग इन्फेक्शन वाया नर्वस सिस्टम टू सेंट्रीफ्यूगली, यानी कि अभी ये पहले पेरिफेरी से सेंट्रल तक गया, यानी कि सेंट्रीपिटल हुआ, अब ये सेंट्रीफ्यूगल होगा, यानी कि अंदर से बाहर जाएगा। कैसे जाएगा, ब्रेन से आंखों में आएगा, ब्रेन से सलाइवरी ग्लैंड्स में आएगा और ब्रेन से स्किन में आएगा। याद रहेगा, आई सलाइवरी ग्लैंड स्किन, आई सलाइवरी ग्लैंड स्किन, यानी कि ये सेंट्रीपिटल भी मूव करता है और ये सेंट्रीफ्यूगली भी मूव करता है। याद रहेगा कितना आसान है, दोबारा से मेरे साथ बोलो, वायरस इनोकुलेटेड हुआ, मेरी तरफ देख के बोलो, वायरस इनोकुलेटेड हुआ, उसके बाद मसल में वायरल रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद वायरस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से रिसेप्टर के द्वारा आया, एसिटाइलकोलिन, उसके बाद ये पैसिव एसेंट हुआ सेंसरी फाइबर के द्वारा, रेट्रोग्रेडली ये स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में रैपिडली एसेंट हुआ, ब्रेन में गया, ब्रेन में इन्फेक्शन किया, अभी यहाँ से सेंट्रीफ्यूगली आंखें, सलाइवरी ग्लैंड और स्किन में आके ये दिखता है। ओके, चलो अभी देखो क्लिनिकल फीचर्स क्या है। रेबीज वायरस का जो मतलब स्पीड है ना, वो जो ऐसे रेट्रोग्रेड मैंने आपको बताया था, सेंसरी फाइबर्स के थ्रू पीएनएस से सीएनएस तक जा रहा है, तो उसका स्पीड आपको याद करना है। ये प्रीवियस ईयर पीजी का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में भी ये एमसीक्यू की तरह आ सकता है। ये 3 मिलीमीटर पर आवर, ये बहुत फेमस पीवाईक्यू है, इसे याद रखना है। 3 मिलीमीटर पर आवर के स्पीड से ये मूव करता है। अब अगर ये इसका एक पर्टिकुलर स्पीड है, यानी कि दीदी आप बोल रहे हो कि अगर मेरे पैरों में किसी रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल ने अटैक किया और मेरे हाथ में अटैक किया, तो फिर जो जिस एनिमल ने मेरे हाथ पे अटैक किया वो ज्यादा जल्दी मेरे ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा। बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, यानी कि दीदी अगर अब इस रेबीज वायरस का एक पर्टिकुलर स्पीड है, यानी कि दीदी आप बोल रहे हो कि अगर कोई इंसान 6 फीट का होगा, उसे एक रेबीज इन्फेक्टेड डॉग ने काटा, और एक इंसान 4 फीट का है, उसे भी एक डॉग ने काटा, यानी कि 4 फीट वाले इंसान को ज्यादा जल्दी रेबीज होगा, ज्यादा जल्दी उसका मतलब ज्यादा जल्दी उसमें डिजीज होगा। बिल्कुल, यही तो है कॉन्सेप्ट कि जितना लंबा होगा आपको रेबीज उतने ज्यादा लेट में होगा, और आपका हाइट जितना शॉर्ट होगा आपको उतनी जल्दी रेबीज होगा। ऐसा ही होता है मसल के लिए भी। अगर किसी एनिमल ने आपके पैरों में काटा, आपके तो नहीं, चलो आपको नहीं काटेगा, मुझे काटेगा, आप मेरे पैरों में काटा या फिर मेरे हाथ में काटा, तो मेरे हाथ में जो वायरस होगा वो ज्यादा जल्दी ब्रेन में पहुंचेगा पैर के कंपेयर में। ये सिंपल है, ये तो याद रहे ना। अभी देखो ये क्लिनिकल फीचर्स में 3 फेजेस आपको याद करना है। एक है शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज, जो कि हर सारे डिजीज के लिए कॉमन होता है, ये मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी अगले जो हम लोग डिजीज पढ़ेंगे उसमें। अभी याद रख लो शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज, एक्यूट न्यूरोलॉजिक फेज, जो इसीलिए हम लोग इसे सीएनएस के अंदर पढ़ रहे हैं, और उसके बाद कोमा एंड डेथ, 100% फेटल, ये तो पता है, 2 से 5, 2 से 7 ऐसे याद रख लो, 2 to 5, अभी 2 + 5 कितना हुआ, 7, 2 to 7 ऐसे याद रख लो। ओके, अभी देखो हमें प्रोड्रोमल फेज तो सारे डिजीज के लिए कॉमन होता है, फीवर होता है, इरिटेबिलिटी होता है, और अभी हमें जो पढ़ना है न्यूरोलॉजिक फेज पढ़ना है। न्यूरोलॉजिक फेज में 2 टाइप के रेबीज दिखने को मिलते हैं, एक होता है फ्यूरियस या फिर एंसेफेलाइटिस रेबीज, और एक होता है डम या फिर पैरालाइटिक रेबीज। एंसेफेलाइटिस मैंने आपको क्या बोला था, ये एक जनरलाइज्ड इन्फेक्शन है ब्रेन पैरेन्काइमा का। जब मैंने आपको मेनिंजाइटिस का लेक्चर पढ़ाया था, पहले ही स्लाइड में मैंने आपको मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस का डिफरेंस पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं बोलूंगी प्लीज वो लेक्चर देख लो, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा था। अभी देखो ये एंसेफेलाइटिस होगा, एंसेफेलाइटिस की वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, इसके साथ क्या होगा, ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंसेस होगा, एरिथमिया होगा, हाइपर सलाइवेशन होगा, लेकिन यानी कि आपके ज्यादा सलाइवा बनेगा पर आपको पानी से डरेगा, डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया। इसीलिए बंगाली में रेबीज को जलातंको भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप नॉन बंगाली हो देन आई एम सॉरी, आपको शायद समझ नहीं आया होगा, पर इसे बंगाली में जलातंको कहते हैं रेबीज को। ठीक है, ये है फ्यूरियस रेबीज यानी कि डरावना वाला रेबीज, जो कि 80% केसेस में दिखता है, और एक होता है डम यानी कि पैरालाइटिक रेबीज, क्योंकि इसमें पैरालाइसिस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट होता। अभी ये वाला तो अगर जैकाल ने, डॉग ने या फिर किसी और जानवर ने आपको काटा जिसमें रेबीज है तो आपको होगा, पर ये अगर आपको रैट ने काटा या फिर आप में रेबीज का वैक्सीन तो है पर पार्शियल है, यानी कि डोज कंप्लीट नहीं हुआ या फिर बहुत ज्यादा दिन हो गया, इसीलिए अगर रैट बाइट या फिर पार्शियली वैक्सीनेशन हो तो आपको ये डम और पैरालाइटिक रेबीज हो सकता है। अब ये देखो यहाँ पे एरिथमिया था ना फ्यूरियस वाले में, यहाँ पे कार्डियक सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं, ये डिफरेंस है, कितना आसान है। अब ये वाला कर लो, ये पीवाईक्यू है, ये चार्ट मैंने ऐसे नोट कर दिया, मैंने वैसे सारे पीवाईक्यूज ऐसे नोट कर दिया है। ये स्ट्रीट वायरस, फिक्स वायरस क्या है, देखो जब हम लोग कोई रेबीज का वायरस लेके रैबिट के ब्रेन के सेल में ग्रो करके उससे वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिक्स वायरस, वो भी तो रेबीज का वायरस हुआ ना। पर स्ट्रीट वायरस कौन सा होता है, जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है तब वो एनिमल हमें स्ट्रीट में इन्फेक्ट करके रेबीज करवाएगा, तो वही हुआ स्ट्रीट वायरस। और ये हुआ फिक्स वायरस, फिक्स क्यों, क्योंकि ये लेबोरेटरी में बन रहा है, हमारे कंट्रोल के अंदर है। इसके अलावा ये वाला जो स्ट्रीट वायरस है ये फ्यूरियस रेबीज करता है, यानी ये वाला पहले वाला जो 80% है, और फिक्स वायरस क्या करता है, डम रेबीज करता है। कितना आसान है। उसके बाद ये फिक्स वायरस मैंने आपको बता ही दिया, वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, पर ये स्ट्रीट वायरस तुम वैक्सीन के लिए यूज करोगे नहीं, इसी से तो हमें डिजीज होता है, इस डिजीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो हमने इस फिक्स वायरस को बनाया है, ताकि हम स्टडी कर सके, ताकि हम इसके अगेंस्ट एंटीडोट बना सके। उसके बाद ये स्ट्रीट वायरस में नेगरी बॉडीज दिखता है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेबीज। क्या है ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज है, जो कि एक एक वायरस का एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब मैं लाइव डायग्नोसिस डिस्कस करूंगी मैं आपको बताऊंगी, पर ये फिक्स वायरस में नहीं होता, क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल वाला है, हमने इसे अपने एडवांटेज के लिए बनाया है ना। देखो
अभी लैब डायग्नोसिस देखो, वायरस वाले चैप्टर्स में लैब डायग्नोसिस सबसे आसान पार्ट है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम लोग बैक्टीरिया में एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन तो करते थे, वो ऐड कर दो वायरस में। और वायरस में क्या करना है? एक एनिमल इनोकुलेशन, एक साइटोपैथिक इफेक्ट। कितना आसान है, ये 4 पॉइंट लिख दो, कोई सा भी वायरस का डिजीज कवर हो जाएगा उसमें। देखो अभी एंटीजेनिक डिटेक्शन में हमें क्या करना है? डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये एक होता है। और इसमें स्पेसिमेन कौन सा नहीं आ जाता है? क्या मैंने आपको क्या बताया था कि वो सेंट्रीफ्यूगली आंखों में, सलाइवरी ग्लैंड में और स्किन में आता है। तो हमें स्किन का कैसे सैंपल मिलेगा? हम लोगों को ब्रेन के सबसे पास वाला पार्ट कौन सा है? ब्रेन बायोप्सी तो हम लोग ले नहीं सकते ना, रेबीज के लिए वैसे ही मुंह मरने वाला है, उसका ब्रेन बायोप्सी करके और मार दे, उसे नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, ऐसे गले में से नेप ऑफ नेक, पीछे वाले नेप ऑफ नेक में से 10 हेयर फॉलिकल्स हम लोग लेते हैं, जिससे हम लोग ये डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? वायरल आरएनए, आरटी-पीसीआर इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। ऐसे क्यों? मैंने आपको बताया ये आरएनए वायरस है। अब आरएनए वायरस है यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर हम लोग अगर देखेंगे तो वो सबसे सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है। ओके, इसके आगे देखो एंटीबॉडी डिटेक्शन क्या करते हैं हम लोग? सीएसएफ में भी कर सकते हैं, ब्लड में भी कर सकते हैं, पर सीएसएफ सैंपल इज बेटर देन ब्लड सैंपल। क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में वैक्सीन दिया हुआ होगा रेबीज का, फिर भी आपको रेबीज हो रहा है, तो वो ब्लड में वो एंटीबॉडी शो करेगा और ब्लड में आपको प्रॉपर्ली टाइटर नहीं दिखेगा ना। इसीलिए हमें इसे सीएसएफ में डिटरमाइन करना है। सीएसएफ में तो तुम वैक्सीन देते हो नहीं, तुम तो ब्लड में वैक्सीन देते हो, इसीलिए सीएसएफ ज्यादा रिलायबल है। इसके अलावा एमएनटी, आईएफए, सीएफटी, ये तीन तीन अल्फाबेट वाले नाम है। मेरे साथ 3 बार बोलो, एमएनटी, आईएफए, सीएफटी, एमएनटी, आईएफए, सीएफटी, एमएनटी, आईएफए, सीएफटी। याद हो गया? चलो अब एमएनटी का फुल फॉर्म देख लो, माउस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। आईएफए का फुल फॉर्म देख लो, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस। ऐसे तो आईएफए तो याद रहेगा, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ये एंटीजन का और ये वाला एंटीबॉडी का। इसके अलावा सीएफटी, सीएफटी यानी कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो मेरे साथ दोबारा बोलो, एमएनटी यानी कि माउस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, आईएफए यानी कि इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस, ऐसे सीएफटी यानी कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। ठीक है, चलो अभी वायरस आइसोलेशन, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुम तो वैसे ही वैसे अपने दिमाग से थ्योरी बना के लिखते हो ना एग्जाम में, तो वही वाला पॉइंट है। वायरस आइसोलेशन लिख देना, नंबर मिल जाएगा थोड़ा सा। अभी एनिमल इनोकुलेशन में क्या करना है हमें? मैंने आपको बताया था फिक्स वायरस के टाइम पे एक था स्ट्रीट वायरस, एक था फिक्स वायरस। फिक्स वायरस में वो ब्रेन ऑफ सकलिंग माइस में यूज किया जाता था। यहाँ पे भी वही लिखा है, इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक बॉडीज विच इज नेगरी बॉडीज, मैंने आपको बताया था। अभी देखो सेल लाइन कौन से यूज करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिन्यूअस। अगर आपको सेल लाइन में कंफ्यूजन होता है आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के एक वीडियो बना दूंगी। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। अभी प्राइमरी में कैसे याद रखोगे? प्राइमरी यानी कि सब कुछ छोटा छोटा बच्चा बच्चा होगा। ये मेरी टीचर डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम का ट्रिक है, मैंने ऐसे याद रखा था क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला था। अगर आपको कोई और ट्रिक आता है आप यूज कर सकते हैं या फिर ये भी यूज कर सकते हैं। अभी प्राइमरी में क्योंकि सब छोटा छोटा होगा तो मुर्गी का बच्चा, चिक, एम्ब्रियो, सेल लाइन, ऐसे याद रखना। अभी कंटिन्यूअस में क्या होता है? बीएचके सेल लाइन, कैसे याद रखोगे? तुम्हारा घर 2 बीएचके है, मेरा घर 2 बीएचके है, समझ लो, ठीक है। मेरा घर 2 बीएचके है, अब मैं या फिर 3 बीएचके है या फिर 4 बीएचके है या फिर तुम्हारा घर 10 बीएचके होगा, ठीक है। तो ये जो बीएचके है हम लोग घर में कंटिन्यूअसली रहते हैं ना, ये तो नहीं करते कि आ जाए और फिर पता नहीं कहाँ रह रहे हैं ऐसे वेगाबॉन्ड की तरह। तो हम लोग घर में कंटिन्यूअस रहते हैं, इसी से याद रखना है बीएचके। ओके, बीएचके सेल लाइन इज ए कंटिन्यूअस सेल लाइन। और इसके अलावा ये सेकेंडरी वाला थोड़ा याद रख लेना, W138, मेरे साथ 3 बार बोलो, याद हो जाएगा। W138, W138, W138 इज ए सेकेंडरी सेल लाइन। ओके, हो गया यार? देखो कितना आसान था, लैब एंटीजन, एंटीबॉडी, एनिमल इनोकुलेशन, सेल लाइन हमने पढ़ लिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमको पढ़ना है, मैं रेबीज थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए बोर मत हो, पढ़ो। अभी ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट, रेबीज का तो ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, एक बार हो गया तो, पर ये वैक्सीन रेजिम्स आपको याद करने हैं। क्यों? क्योंकि ये यूज किया जाता है। अभी एक होता है आईएम वैक्सीन, एक होता है आईडी वैक्सीन, यानी कि इंट्रामस्कुलर, यानी और आईडी मतलब यानी इंट्राडर्मल। अभी इंट्रामस्कुलर कौन सा होता है? एस्टिन रेजिम। क्या होता है? एस्टिन रेजिम। और इंट्राडर्मल क्या होता है? थायराइड रेजिम। थायराइड रेजिम, ओके, एस्टिन रेजिम और थायराइड रेजिम। अभी एसएन रेजिम में देखो, एसएन में है 1 2 3 4 5 5 अल्फाबेट, यानी कि 5 विजिट होंगे। अब 5 विजिट कब क्या होंगे? एक वाला याद कर लो, मैं बाकी वाले ऐसे याद करा दूंगी। 5 अल्फाबेट है, 5 विजिट होंगे, यानी कि 5 डोजेज होंगे। अब कौन से डेट में होंगे? 0 3 7। अब 7 का डबल करो 14, उसका डबल करो 28। क्या हुआ? मेरे साथ बोलो, 0 3 7 14 28, 0 3 7 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 0 3 7 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। अभी थायराइड रेजिम में देखो, इंट्राडर्मल वाला, थाई में कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट्स है। अब 4 अल्फाबेट यानी कि 4 विजिट। अब मेरे साथ देखो, 0 3 7, ये वाला तो सेम है, और 28, बीच वाला 14 वाला गायब कर दिया, ठीक है। पर क्योंकि इसमें हम लोग विजिट का अमाउंट कम कर रहे हैं, हमको डोज बढ़ा देना होगा, हम डबल डोज दे देंगे। अभी देखो, 2 डोज इन ईच विजिट, 2 into 4 यानी कि 8 डोज। कितना आसान है, याद रहेगा ना। अभी देखो वूम टॉयलेट क्या चीज होता है? अब वूम टॉयलेट होता है, अगर आपको किसी रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल ने काट लिया या फिर नॉर्मली किसी डॉग ने काट लिया तो आपको उसे कैसे साफ करना है? आप तो पहले इसे सोप और वाटर से क्लीन करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, उसके बाद उसके ऊपर पोविडोन आयोडीन यूज करेंगे। इतना ही है वूम टॉयलेट। ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। अगर वूम टॉयलेट करने के 3 महीने के अंदर आपको दोबारा से किसी रेबीज इन्फेक्टेड तो खैर हमको देख के पता नहीं चलता, पर किसी एनिमल ने काटा तो आप वैक्सीन भी ले सकते हैं या फिर दोबारा से वूम टॉयलेट कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब ऐसे वुंड आया हो तो। पर अगर आपका ऐसे मसल लेयर निकल गया है, बहुत ज्यादा खून निकल जाए, बहुत ज्यादा एब्रेशन इंजुरी कर दिया है एनिमल ने, तो फिर ये काम नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। ओके, तो अगर ये 3 महीने के लिए वैलिड होता है, पर ये अगर 3 महीने के बाद वुंड टॉयलेट के 3 महीने बाद अगर दोबारा से एक्सपोजर हुआ, यानी कि मैंने आज वुंड टॉयलेट किया, आपसे 3 महीने के अंदर अगर मेरा कोई एनिमल का एक्सपोजर हुआ, तो
मैं दोबारा से वुंड टॉयलेट कर सकती हूँ या फिर वैक्सीन यूज कर सकती हूँ। पर अगर 3 महीने के बाद हुआ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। जो वेटरनरी डॉक्टर्स है, जो फॉरेस्ट वर्कर्स है, उन्हें तो नहीं पता ना कि कब कौन सा एनिमल आके अटैक कर दे, इसीलिए वो लोग एक वैक्सीन पहले से लेके रख देते हैं कि अगर कोई एनिमल आके उन्हें अटैक कर दे, खरोच ले या फिर काट ले, तो फिर कोई रेबीज की प्रॉब्लम ना हो। अब प्री में कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3, 3 अल्फाबेट, 3 डोजेस, 0 7 28 याद रहेगा। अभी री में कितने अल्फाबेट्स है, जो मैंने आपको बताया 3 मास वुंड टॉयलेट के 3 महीने के बाद अगर कोई अटैक हो तो री में कितने अल्फाबेट है, 2 2 डोजेस, 0 एंड 3। कितना आसान है, देख रहे हो। अभी देखो हर एक डोज में एक चीज कॉमन देखो कि 0 डे तो आपको लिखना ही है, उसके बाद वाला पार्ट थोड़ा सा रख लो, 0 3 7 14 28, उसके बाद था 0 3 7 28, इसमें था 0 7 28 और इसमें था 0 3। कितना आसान है। अभी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, अगर डॉग ने आपको काट लिया या फिर स्क्रैच कर लिया जो कि डर्मल लेयर के बीच में चला गया, यानी कि ट्रांसडर्मल चला गया, तो फिर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेना पड़ेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन 2 टाइप का होता है, एक हॉर्स से आता है, एक इंसान से आता है। अब हॉर्स में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। इंसान में कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। हॉर्स में 4 पैर होते हैं तो 40 IU इंटरनेशनल यूनिट पर केजी आपको दिन लेना पड़ेगा, और इंसान में 2 पैर होते हैं इसलिए 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये वुंड के चारों ओर, यहाँ पे अगर मुझे काटा गया था तो यहाँ पे चारों ओर ये इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जा रहा होता। ऐसे याद हो गया आपको। देखो सामने पढ़ा अभी रेबीज, रेबीज में क्या पढ़ा, पैथोजन पढ़ा, पैथोजेनेसिस पढ़ा, कैसे होता है ये आपको मैंने रटवा दिया। इसके आगे मैंने ये क्लिनिकल फीचर्स आपके साथ डिस्कस किया, फ्यूरियस रेबीज एंड डम्ब रेबीज डिस्कस किया, स्ट्रीट वायरस, पिग्स वायरस डिस्कस किया, लैब डायग्नोस्टिक्स मेरे साथ बोले, एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन, सेल लाइन और एनिमल इनोकुलेशन। सेल लाइन में कौन से थे, प्राइमरी चिक एम्ब्रियो सेल लाइन, कंटीन्यूअस में कौन सा था, घर में रहते हो BH के सेल लाइन, और सेकेंडरी में W138 सेल लाइन। एंटीबॉडी में कौन सा था, CFT, MNT, IFA। एंटीजन डिटेक्शन में कौन सा था, DIF, वायरल आइसोलेशन, एनिमल इनोकुलेशन, ब्रेन ऑफ सकिंग माउस। इसके अलावा नेगरी बॉडीज विच इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडीज। अभी ट्रीटमेंट पे वैक्सीन का रेजिम पढ़ा, IM, ID, SN रेजिम, थायराइड रेजिम, वुंड टॉयलेट के बारे में हमने पढ़ा, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पढ़ा, इसके आगे इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ा, खत्म रेबीज। इतना पढ़ोगे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, खत्म। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, इन लेक्चर के एंड में, यानी कि अगला वाला जो लेक्चर है CNS 3 का, उस लेक्चर के एंड में मैंने CNS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। खैर मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि हर एक लेक्चर के बाद आप उस टॉपिक से रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, पर मैं जानती हूँ ना, मैं तुम्हारा तुम अभी जिस जगह पे हो मैं वो पार करके आई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम नहीं करोगे, इसलिए वो भी मैं करवा दूंगी। मैं PYQs लेक्चर के साथ डिस्कस करूंगी, पर आखिरी वाले लेक्चर के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से रिटेन हो। ओके चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे जापानीज एंसेफेलाइटिस। हाँ दीदी ये तो CVS में भी है, हाँ है ना, पर ये मैं यहाँ पे इसको पहले डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं जब सीवीएस पढ़ाऊंगी तब भी उसे डिस्कस करूंगी। क्यों मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि एंसेफेलाइटिस कहाँ का डिजीज होता है, सीवीएस का तो नहीं, ब्रेन का ही होता है ना। चलो अभी पैथोजन पहला क्या है, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, आपको पता है ये फ्लैवी वायरस ग्रुप का है। ये पहली बार दिखने को मिला था गोरखपुर यूपी में, ठीक है। अभी ट्रांसमिशन साइकिल आपको पता होना चाहिए। ये जो वायरस है ना, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस, ये आर्डेड बर्ड्स के अंदर रहता है। आर्डेड बर्ड्स मतलब स्वान हो गया, यानी कि बंगाली में बॉक कहा जाता है, बॉक ऐसे टाइप के कुछ बर्ड्स होते हैं, स्वान। आप स्वान से याद रखो, आर्डेड बर्ड, ओके। अब इन बर्ड से अगर मॉस्क्वीटो इन बर्ड को काटेगा तो इस मॉस्क्वीटो के अंदर वो जो पैथोजन है वो आ जाएगा। अभी इस मॉस्क्वीटो से अगर ये पैथोजन दोबारा से पिग्स में आया, यानी कि एक मॉस्क्वीटो ने इस बर्ड को काटा, वहां से पैथोजन को उठाया और फिर पिग में जाके डाल दिया। कैसे, उस पिग को दोबारा से उस मॉस्क्वीटो ने काटा, तो ये मॉस्क्वीटो क्या बन गया, वेक्टर बन गया ना। वेक्टर यानी कि पोस्टमैन, जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर ले जाए। अब यहाँ पे लेटर कौन सा है, ये वायरस है, तो यहाँ से उसने लेटर को उठाया और पिग के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये नेचुरल साइकिल है, ये जो बर्ड और मॉस्क्वीटो के बीच में होता है, मॉस्क्वीटो से बर्ड, बर्ड से मॉस्क्वीटो, ये नेचुरल साइकिल है। पर अगर इस मॉस्क्वीटो ने पिग को दे दिया तो उसे एम्प्लीफिकेशन साइकिल कहा जाता है। अब कैसे याद रखेंगे दीदी, देखो रिजर्वायर, आर फॉर रिजर्वायर, और आर्डेड बर्ड्स, ये आर वाला पार्ट, आर्डेड बर्ड्स में, पिग्स में तो आर नहीं होता, तो ये रिजर्वायर है। एम्पलीफायर पी है यहाँ पे, एम्पली पी, और पी से है पिग, हो गया यार। आर्डेड में पी नहीं है, एम्पलीफायर पिग्स, और ह्यूमन होते हैं डेरेन। कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये एम्प्लीफिकेशन साइकिल हुआ पिग्स के अंदर, अब पिग्स वन पिग टू दूसरे पिग, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। पर ह्यूमन में कैसे होता है, अगर ये मॉस्क्वीटो वेक्टर इस पिग को अटैक ना करके किसी ह्यूमन या फिर गाय को करे तो फिर वो हो जाता है डेड एंड होस्ट। क्यों डेड एंड होस्ट, क्योंकि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ही नहीं फैल सकता, ये मॉस्क्वीटो बॉर्न डिजीज है। इसीलिए मॉस्क्वीटो जब अगर किसी ह्यूमन को काटेगा तो ही उसे होगा, पर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू या फिर ऐसे नहीं फैल सकता, ओके। हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकता है, पर हम लोग इसे नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ओके। चलो अभी ट्रांसमिशन साइकिल समझ आ गया। अभी देखो क्लिनिकल फीचर्स, क्वेश्चन में अगर यूपी या फिर वेस्ट बंगाल का बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हो तो वो क्वेश्चन आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि जापानीज एंसेफेलाइटिस की तरफ जा रहा है या नहीं, ठीक है। पर ये वाला तो मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया। अब प्रोड्रोमल फेज समझो। पहले प्रोड्रोमल फेज में मैंने आपको क्या बताया था, फीवर होगा, मेलीज होगा, मतलब जो भी कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ना हर किसी डिजीज के, जो कि हम लोग मतलब पहले ही बोल देते हैं कि बुखार होगा, मेलीज होगा, बॉडी में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होंगे, वही प्रोड्रोमल फेज होता है, ठीक है। उसके आगे होगा एक्यूट एंसेफेलाइटिस। इसमें से अलग से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कभी कभी एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के ऊपर। इसके सिम्टम्स पढ़ लो, फीवर, कन्वल्शन, अनकॉन्शियस फॉर 1 to
2 डेज, यही वाला तुम्हारा कैच है, अनकॉन्शियस फॉर 1 to 2 डेज। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ठीक है, ये 3 फेज पढ़ना है, प्रोड्रोमल फेज, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस, लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। लैब डायग्नोसिस क्या करना है, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर बोले तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा होता तो फिर वो होता क्या, रियल टाइम पीसीआर। अभी ये वाला जो है ये है आरटीपीसीआर, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ये जो वायरस है ये वायरस आरएनए वायरस है। अब ये सीएसएफ में किया जाता है। अभी ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। वैक्सीन क्या है, 2 टाइप के वैक्सीन है, एक लाइव एटेन्यूएटेड, एक होता है इनएक्टिवेटेड। अगर आपको वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपके पीएसएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लगता है। वैसे माइक्रो में हम लोगों को जनरली लैब डायग्नोसिस एंड पैथोजेनेसिस के रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं, पर फिर भी थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम में आएगा तो आंसर कर पाओगे। लाइव एटेन्यूएटेड होता है और एक होता है इनएक्टिवेटेड। लाइव एटेन्यूएटेड यानी कि ऐसे याद रखो, सा 14 14 2, 2 बार 14 लिखा तो क्या लिखा, सा 14 14 2 बार 14 लिखा। ठीक है, याद हो गया, 7 14 14 2। ओके, अभी ये इनएक्टिवेटेड वाले 2 याद रखना है, एक है नाकायामा एंड बीजिंग P1 स्ट्रेन एंड बी बीजिंग P3 स्ट्रेन। ओके, नाकायामा एंड बीजिंग P1 NBP1 और बीजिंग P3, NBP1 एंड BP3, NBP1 एंड BP3, NBP1 एंड BP3, ऐसे करके याद रखना। मैंने ऐसे याद रखा था। अभी एपिडेमियोलॉजी ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लैब डायग्नोसिस एंड ऑल। आपने देखा लैब डायग्नोसिस में सिर्फ आरटीपीसीआर ही किया जाता है सीएसएफ में। अभी देखो इसका वेक्टर कौन सा मॉस्किटो है, मैंने आपको बताया था कि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। सॉरी हाँ, मेरी हिंदी अभी भी थोड़ी सी वीक है पर मैं काम कर रही हूँ। अभी ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है क्योंकि ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा इन्फेक्टेड होता है। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो ही इसका वेक्टर है और इसका पैथोजन कौन सा है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस, जो कि फ्लैवीवायरस ग्रुप का वायरस है। चलो अभी इसमें क्यूलेक्स ट्राइटेनोरिंकस ये एक नाम है और एक क्यूलेक्स विष्णु ये 2 नाम है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। बहुत सारे नाम है, आपको नहीं पढ़ना, आप बस 2 पढ़ लो उतना ही होगा। क्या, मेरे साथ बोलो, क्यूलेक्स ट्राइटेनोरिंकस, क्यूलेक्स ट्राइटेनोरिंकस और क्यूलेक्स विष्णु। एक है क्यूलेक्स ट्राइटेनोरिंकस, एक है क्यूलेक्स विष्णु। ओके, अभी देखो इसमें आइसबर्ग फेनोमेनन दिखता है। मैंने आपको बताया था रेबीज पढ़ाते वक्त की, रेबीज नहीं सॉरी मेनिंजाइटिस पढ़ाते वक्त इस लेक्चर में, यहाँ पे पहले देखो, हाँ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं आइसबर्ग फेनोमेनन के बारे में आपको बताऊंगी जब मैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस पढ़ाऊंगी, तो क्योंकि इसमें वो टिपिकली दिखता है। आइसबर्ग फेनोमेनन क्या होता है, आपने एक मीम देखा होगा कि जिसमें समुद्र के ऊपर थोड़ा सा बर्फ दिख रहा है पर उसके अंदर ज्यादा पार्ट ऑफ बर्फ छिपा हुआ है। ठीक है, यानी कि अंदर वाला बर्फ का अमाउंट ज्यादा है और ऊपर वाला थोड़ा सा है, तो उसी को आइसबर्ग फेनोमेनन कहा जाता है। यानी कि ये जो जब डिजीज जब फैलेगा तो जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स शो करेंगे ऐसे पेशेंट के कंपेयर में जो कि साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं करेंगे, उन टाइप के पेशेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। यानी कि केसेस आर मच लेस कंपेयर टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शन विद रेशियो 1:300 to 1000। यानी कि अगर 1000 पेशेंट में जापानीज एन्सेफेलाइटिस हुआ तो वो सब क्लिनिकल रह जाएंगे, सिर्फ उनमें से एक शायद का क्लिनिकल फीचर्स दिखे। इसी को तो कहते हैं आइसबर्ग फेनोमेनन। यानी कि ज्यादातर में डिजीज है पर वो पानी के नीचे छिपा हुआ है, वो आइसबर्ग की तरह, पर एक वाला निकला हुआ है। तो अगर एक भी पेशेंट है तो आपको समझ लेना है कि इसके आसपास बहुत सारे शायद पेशेंट हो सकते हैं। इवन ड्यूरिंग एन एपिडेमिक द नंबर ऑफ केसेस आर जस्ट 1 to 2 पर विलेज। देख रहे हो कितना खतरनाक है। अभी एपिडेमियोलॉजी के 4 पॉइंट्स मेन मैंने आपको लिख दिया, अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। जापानीज बी एन्सेफेलाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरस एन्सेफेलाइटिस इन एशिया। एशिया यानी कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वहां पे जापान, कोरिया। हाँ खुश हो रहे हो बहुत, बीटीएस आर्मी। देखो अभी ड्यू टू इम्यूनाइजेशन इसका केस जापान और कोरिया में धीरे धीरे कम हो गया। अब नाम ही है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, तो पहला वाला केस जापान में ही दिखा गया था, पर इम्यूनाइजेशन की वजह से जापान और कोरिया में ये बहुत ज्यादा कम हो गया। अभी इंडिया में अभी भी उतना कम नहीं हुआ है, अभी कोशिश जारी है, अभी कोशिश जारी है कि उसे इम्यूनाइजेशन के थ्रू कम किया जाए। ये सुन के तो बहुत खुश हो गए होगे तुम लोग बीटीएस आर्मी। देखो अभी आगे देखो, जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज एंडेमिक इन 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 85% ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 15 इयर्स बट नॉट इन्फेंट्स कॉमनली सीन इन रेनी सीजन। अब ये पॉइंट कैसे समझेंगे हम लोग, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जितना भी केस हर साल आता है उसमें से 85% केसेस होता है जिसमें चिल्ड्रन ही अटैक होते हैं, एडल्ट से ज्यादा। पर कौन से चिल्ड्रन, जो जिन लोगों की उम्र 15 साल से कम है, पर ये इन्फेंट्स में नहीं होता है। जनरली हो सकता है पर जनरली नहीं होता है। और इसके अलावा ये क्योंकि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है तो फिर ये रेनी सीजन में दिखेगा। चलो हमने जापानीज एन्सेफेलाइटिस पढ़ लिया, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पैथोजन पढ़ लिया, ट्रांसमिशन साइकिल रेड बर्ड से मॉस्किटो वेक्टर, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन साइकिल पीक्स में जाता है। क्लिनिकल फीचर्स प्रोड्रोमल फेज, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस, लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अनकॉन्शियस फॉर 1 to 2 डेज। लैब डायग्नोसिस आरटीपीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर। इसके आगे ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन क्या बताया था, सा 14 14 2। उसके आगे इनएक्टिवेटेड नाकायामा यानी कि NBP1 और
एक और था BP3 स्ट्रेन। ठीक है, अभी एपिडेमियोलॉजी पढ़ा, क्यूलेक्स ट्राइटोनोरिंकस एंड क्यूलेक्स विश्नुई। इसके अलावा आइसबर्ग फेनोमेनन दिखाया जाता है। एपिडेमियोलॉजी के कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स आपको याद रखने। हो गया याद? चलो, याद नहीं हुआ दोबारा से देखो, ऐसे याद होगा। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा टफ भी टॉपिक है। मैं बहुत सारे डिजीज को एक लेक्चर में कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप इट हेल्प्स। पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है, अभी देखो हम लोग और 2 डिजीजेस पढ़ेंगे, छोटा छोटा है अभी एक पढ़ेंगे हम लोग मिजल्स। मिजल्स का पैथोजन कौन सा होता है? पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस होता है मिजल्स का पैथोजन। अभी इसमें कैसा आरएनए होता है? सिंगल, अनसेगमेंटेड। ऐसा ही एक और इसका भाई है ऑर्थोमिक्सोवायरस, उसमें क्या होता है? सेगमेंटेड आरएनए। खैर, हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और आगे इस मीजल्स को ऑल्सो कहा जाता है रूबियोला। रूबेला नहीं है, रूबियोला है। अभी क्योंकि ये जो मिजल्स है, एक बार अगर किसी में हो गया तो दोबारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस वायरस का एक ही सीरोटाइप होता है, इसीलिए ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये रूबियोला है, रूबेला नहीं है, याद रखना है। अभी देखो मिजल्स, माम्स, रूबेला का एक साथ मैं तुम्हें इंक्यूबेशन पीरियड याद करवा देती हूँ। मिजल्स लिखो, देखो हम लोग कैसे याद रखते हैं, MMR, मिजल्स, माम्स, रूबेला। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? मिजल्स, माम्स, रूबेला ऐसे लिखेंगे। पहले बारे में लिखेंगे ऐसे 10, दूसरे वाले में 10 लिखते ही एक लाइन ऐसे खींच देंगे, यानी कि 19 डेज। तीसरे वाले में 10 लिखते एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यानी कि 14 डेज। ऐसे ही मेरी एक टीचर डॉक्टर प्रीति मैम थी, उन्होंने ऐसे याद करवाया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये सारे चाइल्ड में है, एडल्ट में थोड़ा ज्यादा होगा इससे। ठीक है, तो जनरली ये चाइल्ड में ही होता है इन्फेक्शन, आप यही याद रख लो। पहले एडल्ट में थोड़ा बढ़ा देना। ओके, अभी देखो ट्रांसमिशन एंड क्लिनिकल फीचर्स। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। इसका कोई करियर नहीं होता है, इसका रिजर्वर ह्यूमंस होता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस में जैसे कि स्वान यानी कि अडेड बर्ड्स, वो उसके रिजर्वर्स थे। अभी 4 डेज बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर रैश इस पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। हमें ये पता होना चाहिए कि एक डिजीज कब कम्युनिकेबल है और कब नहीं, ताकि हमको पता चले कि हम जब एज ए डॉक्टर उस पेशेंट को ट्रीट करने जाए तो हमको कब प्रिकॉशंस लेके जाने हैं और कब नहीं, कब हम ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो रैश आता है, उसके पहले मीजल्स में एक पर्टिकुलर टाइप का रैश आता है। अच्छा, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रैश ये आता कब है। देखो मैंने आपको बताया क्या, मीजल्स, माम्स, रूबेला। 10 के बाद एक लाइन, यहाँ पे 10 के बाद एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, तो 14। ओके, तो फीवर आएगा 10th डे पे। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड है। 12th डे पे आता है कॉप्लिक स्पॉट और 14th डे पे आता है रैश। ये 3 फीचर्स है, याद कर लो, यही याद रखना है मीजल्स में, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रैश है ना, ये इस रैश आके आने के 4 दिन पहले से रैश आने के 4 दिन बाद तक, यानी कि टोटल 8 दिन ये डिजीज कम्युनिकेबल हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा। अभी देखो प्रोड्रोमल सिम्टम्स, यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है। एक तो होगा फीवर, एक होगा 3 सी फॉर कॉफ, सी फॉर कोराइजा, सी फॉर कॉन्जंक्टिवाइटिस। ठीक है, अभी इसमें तो समझाने वाली कोई बात है नहीं। इसके आगे देखो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या होता है? फीवर, जो कि होता है देखो 10th डे पे, और कॉप्लिक स्पॉट 12th डे पे, रैश 14th डे पे। दो करके बढ़ा दो, फीवर कॉप्लिक स्पॉट रैश, फीवर कॉप्लिक स्पॉट रैश, फीवर कॉप्लिक स्पॉट रैश। याद हो गया? देखो अभी पैथोग्नोमोनिक फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज इज कॉप्लिक स्पॉट व्हिच इज सीन ऑन 12th डे। क्यों? क्योंकि फीवर 10th डे पे आता है, याद हो गया ना। अभी रैश आता है 14th डे पे। देखो रैश कैसे होता है, देखो मैंने जूम कर दिया। फर्स्ट डे ऑफ रैश, थोड़ा देख रहे हैं ऊपर वाले सेगमेंट के बॉडी के, यहाँ पे थोड़ा रैश है। कॉप्लिक स्पॉट्स और बकल म्यूकोजा में आते हैं। अभी रैश डिस्क्रीट होता है, यहाँ पे भी थोड़ा है पर यहाँ पे ज्यादा है, पर डिस्क्रीट है। थर्ड डे ऑफ रैश में देखो कॉन्फ्लुएंट मैक्रोपैप्यूल्स, ऐसे बड़े करके रैश होंगे, और डिस्क्रीट मैक्रोपैप्यूल्स। पूरा बॉडी देखो ऐसे, जूम करके देखो, और जूम करके, या और जूम करके देखो, यहाँ पे कितने कम है देखो, और यहाँ पे देखो कितने ज्यादा है, स्पेस ही नहीं दिख रहा स्किन का। देखिए ये होता है रैश का पैटर्न ऑफ ग्रोथ की कैसे रैश यहाँ पे फैलता है। देखो अभी कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है? मोलर के पास 12th डे से शुरू होता है। एक रेड कलर का बेस होता है, हमारे गम्स में रेड कलर का बेस होता है ना, लाल होते हैं गम्स, उसमें एक व्हाइट डॉट करके ऐसे रैश फॉर्म करता है, विच इज नोन एज कॉप्लिक स्पॉट, जिसे हम कहते हैं व्हाइट डॉट ऑन रेड बेस। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर दिया है। रैश डेवलप्स आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ कॉप्लिक स्पॉट, यानी कि 12th डे के आसपास। ठीक है, अभी देखो रैश के रीजंस क्या है, यानी कि 14th डे पे जो रैश जिसकी बारे में हम लोग पहले से इतना बात कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? यहाँ पे 2 थ्योरीज प्रपोज्ड है, याद रखना है, रखो, और मत रखना है मत रखो, ये ऑनर्स वाले बच्चों के लिए, विच इज एंटीबॉडी मीडिएटेड वास्कुलाइटिस, टी सेल मीडिएटेड डैमेज। ये दोनों एज इट इज रटना है, इसे समझाने का टाइम अभी नहीं है। अगर ईयर लॉन्ग लेक्चर में समझने की कोशिश करोगे तो शायद समझ आ जाएगा, पर अगर आपको शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बता दूंगी। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड वास्कुलाइटिस या फिर टी सेल मीडिएटेड डैमेज की वजह से होता है। ओके, मीजल्स समझ गया। अभी देखो कॉम्प्लिकेशंस में देखो, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मीजल्स का, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, देखो एक तो होता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि मीजल्स होगा तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा, और अगर ऊपर से कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से ये फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू, तो ईएनटी वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। देखो ऑटाइटिस मीडिया, देखो ब्रोंकोपल्मोनरी न्यूमोनिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है। इसके अलावा मीजल्स की वजह से ही दोबारा से कोई अलग इन्फेक्शन होगा। क्या क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है, हेच न्यूमोनिया हो सकता है, ये मीजल वायरस करता है। देखो 2 टाइप का न्यूमोनिया देखा, ब्रोंकोपल्मोनरी न्यूमोनिया विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बट हेच न्यूमोनिया विच इज कॉज्ड बाय मीजल्स वायरस। इसके अलावा वार्डन फिंकेल्डे जायंट सेल दिखता है, ये आपने पैथोलॉजी में पढ़ा है, अगर आपको नहीं पता बता दीजिए, तो मैं जायंट सेल्स के ऊपर टाइप्स ऑफ वेरियस जो जायंट सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इसके अलावा सीएनएस मैनिफेस्टेशन, जिसकी वजह से हमने ये मीजल्स वाला टॉपिक सीएनएस
में कवर करवाया है रेदर देन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में रिवाइज करवा दूंगी, पर यहाँ पे मेनली पढ़ लो। अभी सीएनएस मैनिफेस्टेशंस क्या होता है? पोस्ट मिजल्स एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस यानी कि डिफ्यूज इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू एंटीबॉडी अगेंस्ट माइलिन बेसिक प्रोटीन। एज इट इज याद होना चाहिए, ये लाइन बस याद कर लो। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे मिजल्स टॉपिक में, व्हिच इज सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। अभी वीडियो पॉज करके 3 बार लिखो, ये नाम याद होना चाहिए, इसे तुम भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस, ये मिजल्स होने के, अगर एक बच्चे को बचपन में मिजल्स हुआ तो बहुत साल बाद ये होता है, पर अगर ये हो गया तो ये 100% फेटल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शंस का पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ओके, इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में मिजल्स हो तो आईयूडी यानी कि इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो सकता है। अब इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको शायद पता होगा कि जब कोई लेडी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही होगी, प्रेगनेंसी से पहले ही इसके रिगार्डिंग मिजल्स के रिगार्डिंग वैक्सीन दिया जाता है। ओके, अभी देखो लैब डायग्नोसिस क्या है, मैंने आपको वायरस में क्या बताया था? सेल लाइन याद रखना है, एंटीबॉडी, एंटीजन डिटेक्शन, साइटोपैथिक इफेक्ट। हो गया, चलो अभी सेल लाइन देखो, जीरो सेल लाइन। ठीक है, अभी सैंपल कौन सा लेना है पहले ये मैं भूल गई थी बताना। सैंपल लेना है नासोफैरिंजियल सैंपल, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये फैलता है। सेल लाइन है वीरो सेल लाइन। अभी करना है आरटीपीसीआर, यानी कि क्योंकि आरएनए वायरस है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अलावा साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है? वार्डन-फिंकेल जाइल्ड सेल, और इसके अलावा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंड इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन। ये सब पता है, मैंने बस एक जगह पे आके यहाँ पे क्यूमुलेटिव कर दिया आपके लिए। ठीक है, अभी देखो वैक्सीन क्या होता है। मिजल्स का वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक याद रख लो, एडमंडसन जैगर स्ट्रेन, और इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट होता है मिजल लाइक फीचर, क्योंकि वैक्सीन दोगे तो छोटे बच्चों में थोड़ा सा वैसा फीचर्स आ सकता है। याद रखना है, रखो मत रखना है मत रखो, ये ऑनर्स वाले बच्चों के लिए है। अभी आगे देखो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये याद रखना, अगर मीजल्स वाइल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा इंफेक्टेड हो जाए तो वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जैसा डिजीज कॉज कर सकता है। क्योंकि ये स्टेफ ऑरियस में जब पढ़ाऊंगी मैं आपको डिटेल में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये सुपर एंटीजन होता है, ब्ला 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 बहुत कुछ है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मिजल्स समझ आ गया ना, इसका पैथोजन, ट्रांसमिशन, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन में ये सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस, इसे याद रखना ही है। लैब डायग्नोसिस बहुत आसान है। चलो अभी मिजल्स आ गया तो हम लोग अभी पोलियो पर के ये लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया लेक्चर, पर इस लेक्चर में आपके सारे वायरल डिजीजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। अभी देखो पैथोजन कौन सा है? पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस के कौन से टाइप? 1 2 3 याद हो गया, सिंपल है। अभी देखो ये पोलियो वायरस पिकोरनाविरिडी नाम के एक वायरल फैमिली से बिलोंग करता है। अब इस पिकोरनाविरिडी में 2 टाइप के वायरस पाए जाते हैं। एक होता है एंटेरोवायरस, जो कि हम लोग फीकोरल यानी कि खाने पीने के द्वारा हमें इन्फेक्ट करता है, और एक होता है जो कि रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने की जो पाथवे में प्रॉब्लम होता है, इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, ऐसे इन्फेक्ट करता है, व्हिच इज राइनोवायरस, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड। ओके, देखा। अब इस पिकोरना को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, व्हिच इज इन हिंदी कॉल्ड सिकुड़ना। ठीक है, याद रख लोगे, बाद में बताती हूँ। देखो अभी पोलियो के लिए आपको 2 टाइप के एंटीजन पता होना चाहिए जो कि पोलियो वायरस में होता है। एक होता है डेंस एंटीजन, एक होता है सी एंटीजन। अब ये सी एंटीजन प्रोटेक्टिव नहीं होता, डेंस एंटीजन होल वायरस को डेंस एंटीजन या फिर डी पार्टिकल्स कहा जाता है। अभी ये अगर वायरस, अगर देखो पोलियो का इम्यूनाइजेशन किया जाता है, इसीलिए ये जो एंटी डी एंटीबॉडीज होते हैं ना, वो ये डेंस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होते हैं, पर ये सी एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं। अभी देखो पोटेंसी ऑफ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इज डिटरमाइंड बाय डी एंटीजन यूनिट। मैंने आपको बताया इम्यूनाइजेशन के टाइम पे अगर डी एंटीबॉडीज है तो वो इस डेंस एंटीजन के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट करेंगे, पर सी एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। डेंस के अगेंस्ट करेंगे, सी के अगेंस्ट नहीं करेंगे। अभी क्योंकि डेंस के अगेंस्ट करेंगे तो डी एंटीजन का जो यूनिट है उसी से मेजर करेंगे ना इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का पोटेंसी। ठीक है, अभी देखो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 1 to 2 वीक्स। सिंपल है, मैंने बाकी वाले आपको याद करना सिखाया। मीजल्स का बोलो 10, मम्स का बोलो 10 के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दो 19, रूबेला का बोलो ऐसे 19 बनाओ, एक और लाइन खींच दो 14। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग आगे कि 3 टाइप के पोलियो वायरस, एक होता है टाइप 1 2 3। मैंने आपको 3 स्ट्रेन बताया ना एंटीजेनिक टाइप 1 2 3। अभी 3 टाइप देखते हैं। टाइप 1 होता है एपिडेमिक, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोलियो इन द वर्ल्ड, एंड टाइप 2 इज द मोस्ट एंटीजेनिक, बट इसका लास्ट केस 1999 में लास्ट देखा गया था। इसको कहा जाता है एसोसिएटेड विद वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। पोलियो वैक्सीनेशन के टाइम पे भी पोलियो हो सकता है, और फिर वैक्सीनेशन से पोलियो ठीक भी हो सकता है, यानी कि प्रोटेक्ट भी कर सकता है, या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा पोलियो हो भी सकता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो ये वाला एसोसिएटेड है वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस के साथ। ठीक है, और ये टाइप 3 का 2013 से कोई केस नहीं आया है। इसे ये भी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये वाला जो चार्ट है ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रखना है रख लो, भाई में एक्स्ट्रा बोलोगे तुम्हें नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो ट्रांसमिशन, मैंने जितनी हो सके आसानी के साथ इसे समझाने की कोशिश की है। 4 फेजेस है। ठीक है, बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, पर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी। 4 फेजेस है। एक होता है एलिमेंट्री फेज, मैंने आपको बताया फीको-ओरल रूट, और एक होता था नेजल रूट जिसमें कि राइनो वायरस ट्रैवल करता था, और ये एंटेरोवायरस यानी कि फीको-ओरल रूट के द्वारा ये पोलियो वायरस उसी कैटेगरी में आता है। तो 4 फेज में पहला फेज तो होगा एलिमेंट्री फेज, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल से जाएगा लिम्फ नोड में लिम्फेटिक फेज, उसके बाद लिम्फ से जाएगा ब्लड में यानी कि वायरेमिक फेज, और उसके बाद ब्लड से जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरल फेज। हो गया। चलो अभी 4 फेज कैसे दिखेंगे देखो। ये एक इंसान है, इसने पोलियो का वायरस ऐसे खा लिया, ठीक है, खाने के साथ या फिर पानी के साथ खा लिया। अभी ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी इसमें से 90% केसेस में ये जो वायरस है ये बाहर निकल जाता है फीसेस के थ्रू, पर अगर कुछ वायरस इस ओरोफेरिंग से सर्वाइकल लिम्फ नोड और स्मॉल इंटेस्टाइन से मेसेंट्रिक लिम्फ नोड यानी कि वहां के पर्टिकुलर रीजनल लिम्फ नोड में आ गए, वहां से भी कुछ वायरस सबसाइड हो जाते हैं, पर 8% ऑफ केसेस में क्या होता है, उस लिम्फ नोड से वायरस ब्लड में आता है। कैसे? हार्ट के थ्रू। ठीक है, आता है। उसके बाद अब ये जो होता है ना, ये वाला ब्लड वाला जो है ये भी कभी कभार सब क्लिनिकल यानी कि सबसाइड हो जाता है, पर
यहाँ से इस ब्लड से, यानी कि ये जो हार्ट बनाया है मैंने, यहाँ से लेस देन 1% केसेस क्या होता है पता है तुमको? ब्लड से ब्रेन तक आ जाते हैं, और उसी में होता है दिक्कत। लेस देन 1% केसेस, अगर यहाँ पे 100 बच्चों को पोलियो के वायरस को मतलब यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट हो एक और 100 बच्चों को पोलियो का वायरस खिलाया जाए डेलिबरेटली एक्सपेरिमेंट के लिए, तो फिर उनमें से लेस देन 1 बच्चे का चांस है, या फिर एक बच्चे का चांस है कि उसमें पोलियो डेवलप करे, क्योंकि 90% फीसेस से निकल जाता है, 8% तो वायरेमिक फेज के पहले मतलब वायरेमिक फेज में सिर्फ 8% जाता है, उससे पहले 92% हट जाता है। 90% फीसेस के द्वारा 2% लिम्फ नोड से ब्लड की तरफ जाता ही नहीं है, और उसमें से भी जो 8% ब्लड में जाता है उसमें से भी लेस देन 1% ब्रेन में जाता है। ठीक है, सेरिब्रम में, ब्रेनस्टेम में, स्पाइनल कॉर्ड में। चार्ट फेज समझ आ गया? देखा कितना आसान था। अभी देखो, लेस देन 1% पोलियो वायरस सीएसएफ में मिलता है, जो कि मेनिंजाइटिस जैसा सिम्टम करता है। ये वाला मेनिंजाइटिस जैसा सिम्टम करता है, पैरालिसिस नहीं करता। अब इसमें भी लेस देन 1%, यानी कि यहाँ पे जो लेस देन 1% गया वो वाला मेनिंजाइटिस जैसा सिम्टम करता है, और उसमें से एक का तुम 0.5 ले लो, ये मेनिंजाइटिस सिम्टम करता है, और ये 0.5 ले लो, ये वाला पैरालाइटिक पोलियो करता है। यानी कि अगर तुम यहाँ पे 200 बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए पोलियो का वायरस इंजेक्ट करवाओ, तो फिर उनमें से एक बच्चे का, 200 में से एक बच्चे का, यानी कि 0.5%, यानी कि लेस देन 1% केसेस में पैरालाइटिक पोलियो का केस देखने को मिलता है। बाकी सारे केस सबसाइड हो जाते हैं। ठीक है, अभी इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है? मोटर न्यूरॉन्स एट द फाइनल स्टेज, इनिशियल बॉडी डिजेनरेशन, एसिमेट्रिक डिसेंडिंग क्लैसिंग पैरालिसिस। एसिमेट्रिक यानी कि एक साइड का किसी एक साइड का होगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर, जिससे कि डेथ भी हो सकती है, और मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जो कि लेस देन 1% केसेस में दिखता है। आसान है। अभी देखो, इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। प्रोक्सिमल वाले पार्ट से ज्यादा खतरा हो सकता है डिजिटल पार्ट से अलावा, यानी कि रेबीज की तरह। अब इसमें क्या पड़ा था? अगर हाथ में काटा तो ज्यादा जल्दी रेबीज होगा पैर के कंपेयर में। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे तो कोई काटता नहीं है। ये वाला जो पार्ट है, प्रोक्सिमल मसल ज्यादा मतलब अफेक्टेड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन से जब वायरस आता है ना, जब पैरालिसिस करता है, तो प्रोक्सिमल मसल ही तो पास करते हैं। तो प्रोक्सिमल वाले ज्यादा खतरे में होते हैं डिजिटल वाले से। लेग मसल ज्यादा खतरे में होते हैं आर्म मसल्स के कंपेयर में। इसीलिए अपने पोलियो में हर वो एड जो दिखता है पोलियो वाला, उसमें देखा होगा कि पैरों में ही प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा बिगर मसल्स आर मोर अफेक्टेड देन स्मॉलर मसल। ओके, अभी देखो लैब डायग्नोसिस में, देखो लैब डायग्नोसिस हमको क्या करना है, क्योंकि फिकोरल रूट है तो थ्रोट से या फिर रेक्टल सैंपल कलेक्ट करना है, और इस सैंपल को फ्रोजन करके ही, यानी कि फ्रीज करके ही इसे डिलीवर करना है। जब आप पीएसएम में वैक्सीन के वायरस को ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ोगे, कोल्ड चेन मेथड के बारे में पढ़ोगे, तब भी आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये जो पोलियो वाला स्पेसिमेन है जो कि आपने पेशेंट से कलेक्ट किया, उसको आपको फ्रीज करके ही ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना है फ्रीज करके ट्रांसपोर्ट? क्योंकि ये जो सैंपल है ना, स्पेशली जो ओपीवी का सैंपल होता है शायद, वो वाला ज्यादा मतलब हीट से सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर हीट पड़ेगी तो वो खराब हो जाएगा सैंपल, इसीलिए आपको फ्रीज करके ही ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, वैसे ये पीएसएम में आप करेंगे, आप ऐसे ही अभी के लिए याद रख लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी वायरस के लिए एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन, सेल लाइन एंड साइटोपैथिक इफेक्ट। ठीक है, अभी एंटीजन डिटेक्शन के लिए आरटीपीसीआर कर लो, जिसमें मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मेथड्स करके लिख दिया है। आरटीपीसीआर कर लो, या फिर BP1 प्रोटीन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आरटीपीसीआर क्योंकि शॉर्ट में लिखा है तो ये रियल टाइम होगा, अगर कैपिटल में लिखा होता तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर होता। ठीक है, अभी सेल लाइन क्या देखो, प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइंस। ठीक है, अभी से कैसे याद रखोगे? प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन है। पोलियो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है ना, तो प्राइमरी मैंने आपको क्या कहा था? छोटा छोटा करके याद रखना है। वो वाला था चिक एम्ब्रियो सेल लाइन, यहाँ पे है प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन। और ये वाला साइटोपैथिक इफेक्ट देखो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पिकोरना विरिडी को मैंने आपको सिकुड़ना से क्यों याद रखा है, क्योंकि इस फैमिली का एक फीचर होता है विच इज श्रिंकेज एंड डीजेनरेशन ऑफ सेल लाइन, यानी कि एक सेल होगा उसको ये सिकुड़ देगा। अब पिकोरना से आपको सिकुड़ना या फिर श्रिंकेज याद रखना है। ठीक है, हो गया यार। चलो, अभी एंटीबॉडी डिटेक्शन में पेयर्ड सीरा फॉर 2 वीक्स विद इंक्रीजिंग इन टाइटर, यानी कि दो सीरम सैंपल लेना है, जो कि आपको 2 वीक्स तक मतलब जांच पड़ताल करके एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये 3 जरूर से याद रखना। इसके अलावा रेगुलर टेस्टिंग ऑफ सीवेज सैंपल, यानी कि पोलियो अगर किसी में हुआ तो उस अकेले में तो नहीं होगा, शायद वो जो वाटर या फिर फूड कंज्यूम करके उसमें पोलियो हुआ है, शायद वही वाला वाटर उस लोकेलिटी के कुछ और बच्चे करते हो, इसीलिए आपको सीवेज का सैंपलिंग रेगुलरली वहां पे करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि ये दोबारा से कोई एपिडेमिक महामारी फैल रही है या फिर नहीं। ठीक है, समझ आ गया? देखो खत्म हो गया लेक्चर। अब क्या? चलो, अभी पोलियो पढ़ा हमने। पोलियो में क्या पढ़ा? पैथोजन पढ़ा, पिकोना वायरस के बारे में पढ़ा, पोलियो के टाइप्स पढ़े 1 2 3, डेंस एंटीजन, सी एंटीजन पढ़ा, ट्रांसमिशन साइकिल पढ़ा, एलिमेंट्री फेज, लिम्फेटिक फेज, वाइडेमिक फेज, न्यूरल फेज। मेरे साथ बोलो। इसके आगे क्या पढ़ा? लेस देन 1% पोलियो जो सीएसएफ में आता है, जो कि नॉन पैरालाइटिक पोलियो होता है, जो कि मेनिंजाइटिस का तरह सिम्टम कॉज करता है, और लेस देन 1% कौन सा था? जो कि पैरालाइटिक पोलियो करता है। ठीक है, इसके आगे लैब डायग्नोसिस भी पढ़ा हमने। ठीक है, चलो, इसके पहले हमने पढ़ा मीजल्स का सैंपल पढ़ा, ट्रांसमिशन क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, प्रोड्रोमल सिम्टम्स पढ़े, फीवर 10 डे, कॉप्लिक स्पॉट 12 डे और रैशेस 14 डे, कॉम्प्लिकेशंस पढ़ा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पैराएंसेफेलाइटिस। इसके आगे लैब डायग्नोसिस पढ़ा, साइटोपैथिक इफेक्ट, आरटीपीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और पोलियो में कौन सा था? रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, अभी वैक्सीन के बारे में भी पढ़ा, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मीजल्स में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला पॉइंट याद रख लो। इसके आगे हमने पढ़ा जापानीज एंसेफेलाइटिस। यहाँ का वैक्सीन और एपिडेमियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो वेक्टर्स है इंडिया में वो है क्यूलेक्स ट्राइटेनोरिंकस और क्यूलेक्स विष्णुई। इसके अलावा हमने पढ़ा पहले रेबीज का तो पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो पैथोजेनेसिस है और स्ट्रीट वायरस, फिक्स वायरस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पैथोजेनेसिस एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में रिप्रेजेंट करके लिखा, थोड़ा और अच्छा ड्राइंग कर लेना, तुम लोग अच्छे ड्रॉ करते हो तो फिर अच्छे नंबर मिलेंगे, rather than कि आप पूरे पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखे। ठीक है, रेबीज का ऐसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, बुलेट शेप स्ट्रक्चर है।
तो चलो हो गया आज का लेक्चर खत्म। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई शिकायत करनी हो तो कमेंट सेक्शन है ही, आप वहाँ पे बता सकते हैं। मैं सजेशंस के लिए हमेशा ओपन रहती हूँ, मैं आपको समझा दूंगी, या फिर अगर मेजर डाउट हुआ तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि माइक्रोबायोलॉजी मेरे साथ साथ तुम पढ़ के जल्दी से खत्म कर सको। और अगर इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ये सारे नोट्स तुम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।